नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, दरअसल इस मुद्दे से, इस टॉपिक से आप दो चार होते ही होंगे। आपने गौर किया होगा कि जब कभी आप रेलवे स्टेशन गए होंगे, बस स्टॉपेज पर गए होंगे, चौक चौराहों पर आपने देखा होगा कि कुछ लोग अचानक से आ जाएंगे, चाहे वो बच्चे हों, वृद्ध व्यक्ति हो सकते हैं, कुछ नौजवान भी हो सकते हैं। अपने रोग का असहाय होने का हवाला देते हुए आपसे भिक्षा की मांग करेंगे, कुछ रुपये मांगेंगे, कुछ और चीज भी मांग सकते हैं भिक्षा के तौर पर। उस वक्त आपके मन में दो बातें आता होगा। एक तो नैतिक पहलू आपके मन में आकर के जुड़ जाता होगा कि यह व्यक्ति असहाय है, बीमार है, इसे कुछ पैसा दे दिया जाना चाहिए, और कई बार आप ऐसा करते भी होंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपके मन में यह भी आता होगा कि यदि इस व्यक्ति को आपने दिया, जो कि स्वस्थ लग रहा है या ऐसा लग रहा है कि जो कमा करके जो है अपना गुजारा कर सकता है, लेकिन वो भिक्षा मांग रहा है, तो आपको लगता होगा कि यदि हमने इसे पैसे दिया, इसकी मदद यहां पर कर दी, तो ये जो भिक्षा मांगने का, भिक्षावृत्ति का जो पूरा सिस्टम एक बना हुआ है समाज में, इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा भी मिल जाएगा। और यही व्यवस्था जो है, नैतिकता और यह व्यवहारिकता का जो मसला है, यही आपके मन में नैतिक दुविधा को उत्पन्न करता होगा। सरकार के मन में भी यही होता है, समाज के मन में भी यही हो रहा है। लेकिन एक तरह चीजें समझ लीजिए कि भिक्षा के लिए, भिक्षावृत्ति की जो व्यवस्था है, इन सब चीजों के लिए सरकार अब बेहद गंभीर हो रही है। और इसीलिए आज का जो मुद्दा है वो बेहद संवेदनशील है। और यह जीएस का पेपर 1 इंडियन सोसाइटी, पेपर 2 सोशल जस्टिस गवर्नेंस पॉलिसी मेकिंग, और पेपर 4 का जो इशू है यानी कि इथिक्स का मामला, इसके अलावा एसए का जो पेपर है, वहां के लिए भी आज का यह मुद्दा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ में इससे संबंधित हम कानून की चर्चा करेंगे, और यह कानून जो है बहुत अधिक चर्चा में नहीं रहता है, इसीलिए संभव है कि अब इसकी चर्चा हुई है तो यूपीएससी की नजर यहां बन सकती है। इसीलिए प्रीलिम्स के लिहाज से भी यह महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है। इसलिए पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिए। यदि आपने इस पूरे लेक्चर को ध्यान से सुन लिया, जितनी बातें कही जा रही है आपने नोट कर लिया, तो मेंस के लिहाज से भी और प्रीलिम्स के लिहाज से एक टॉपिक पूरा, जब भी इस टॉपिक पर कुछ आएगा प्रश्न, आप निश्चित तौर पर उसे कर ले जाएंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं रहने वाला है। टॉपिक देखिए, भिक्षावृत्ति मुक्त भारत बनाएगी केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार जो है इसको लेकर के लगातार प्रयास कर रही है। भिक्षा मुक्त भारत की संकल्पना को लेकर के मोदी गवर्नमेंट प्लान कर रही है, और कुछ सिटीज की जो है सूची बनाई गई है, कुछ शहरों की सूची, जिसमें अयोध्या के सहित और भी कई शहर शामिल किए गए हैं। अयोध्या आप जान रहे हैं हाल फिलहाल में काफी चर्चा में आ गया है, क्योंकि हाल ही में 22 जनवरी को वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुआ था राम मंदिर में। तो इसको लेकर के काफी चर्चा में रहा। सरकार चाह रही है कि कुछ शहर जो है उनको भिक्षावृत्ति की व्यवस्था से पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाए। प्रमुख बिंदु के तहत देखिए, इन सब चीजों की जो देखभाल का काम है वह केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन होता है। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की बात की गई ना, तो यहां पर तो ये एक मंत्रालय हो गया जो कि नोडल मिनिस्ट्री इसके लिए काम करने के लिए हुआ। तो पहला पॉइंट तो आपको ये हो गया कि नोट कर लीजिए। यदि प्रीलिम्स में यहां आता है या मेंस में कहीं चीज भी ये लिखना पड़ता है या ऐसे में ही, तो इन चीजों को अगर आप लिखेंगे तो आपके जो आंसर है उसका वजन बढ़ जाएगा। भिक्षावृत्ति में लगे वयस्कों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के सर्वेक्षण और पुनर्वास के लिए 30 शहरों की सूची बनाई है। तो यहां पर एक पॉइंट हो गया कि कितने शहर, तो 30 शहरों की एक सूची बनाई गई है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए। इसमें वयस्क को भी शामिल किया गया है, महिलाओं को विशेष करके शामिल किया गया है, बच्चों को विशेष करके शामिल किया गया है। क्योंकि आप देखते होंगे भिक्षावृत्ति में महिलाएं और बच्चों की तादाद आपको अधिक देखने को मिलता होगा, चाहे आप मेट्रो पे जाएं, बस स्टॉपेज पे जाएं, रेलवे स्टेशन पे, मंदिर के बाहर भी देखते होंगे, तो ये सब नजारा आपको देखने को मिल जाता होगा। भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक पहल के रूप में इसे शुरू किया गया है। इन लोगों को इस तरह की व्यवस्था कराई जाए कि समाज की मुख्य धारा से ये मेन स्ट्रीम में जुड़ जाए और फिर अपना जीवन यापन कर सके। इसके चरणबद्ध तरीके से भीख मांगने वालों की पहचान कर उनको समाज की मुख्य धारा से लाने का प्रयास किया जाएगा, यानी कि फाइंड आउट किया जाएगा शहर शहर। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अयोध्या शहर हमने लिया, तो अयोध्या शहर के विभिन्न चौराहों पे, मंदिरों के बाहर, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन के बाहर हो सकता है, या फिर जैसे कि आप बस स्टॉपेज पे देख सकते हैं, सार्वजनिक स्थल हो सकता है। इन सभी जगहों को एक हॉटस्पॉट के रूप में देखा जाएगा और फाइंड आउट किया जाएगा कि कौन कौन लोग हैं जो लगातार देखा जा रहा है भिक्षावृत्ति का काम करते हैं। उनकी एक सूची तैयार कर ली जाएगी और फिर सरकार टारगेटेड रूप में काम करेगी कि इन्हें जो है समाज की मुख्यधारा में लाया जाए, देखा जाए कि इन्हें क्या काम दिया जा सकता है। ठीक है, इन सब चीजों पर कोशिश किया जाएगा। अब भिक्षावृत्ति
भिक्षावृत्ति है क्या? जैसा कि आप जानते हैं, हर व्यक्ति जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ काम करता है। आप भी कुछ न कुछ काम करने में लगे हुए हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं कि आप आईएएस बन जाएंगे, तो आप ऑफिसर बनेंगे, तो निश्चित तौर पर आप देश सेवा तो करेंगे ही, आप नीति निर्माता तो बनेंगे ही इस देश के, साथ ही यह निश्चित तौर पर जीवन यापन से भी जुड़ा हुआ मसला है। तो जो भी व्यक्ति कोई काम करता है अपने जीवन यापन को चलाने के लिए करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस काम के लिए, अपने जीवन यापन को चलाने के लिए कुछ काम नहीं करते हैं, रोजगार नहीं करते हैं, और वह क्या करते हैं, किसी और से जाकर के हाथ फैलाते हैं, मांगते हैं, ठीक है। और इसके लिए एक तरह तरह का हवाला भी दे सकते हैं कि मैं बीमार हूं, या आपको दिखा सकते हैं कि मेरे शरीर में चोट लगा हुआ है, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। अपनी अवस्था का परिचय दे सकते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं वृद्ध हूं तो बहुत लाचार हूं, कोई बच्चा आपसे कह सकता है कि मैं बहुत बच्चा हूं, मैं कामकाज कर ही नहीं सकता, कोई महिला कह सकती है कि मैं शारीरिक तौर पर इतनी मजबूत नहीं हूं कि मजदूरी वगैरह कर सकूं, और पढ़ी लिखी नहीं हूं। तो कई बार क्या होता है, कुछ लोग इस तरह की बातें जो करते हैं वो सही भी होता है, लेकिन अधिकांशतः देखा गया है शहरों में आप देखेंगे तो पूरी तरह से एक सिंडिकेट चलता है इसके लिए, पूरा एक सिस्टम बना हुआ है भिक्षावृत्ति के लिए। लगातार इस पर बहुत सारे रिपोर्ट आते रहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। तो इस तरह का काम, अपनी जीवन यापन के लिए रोजगार ना करना, रोजगार के लायक होते हुए भी, स्वस्थ होते हुए भी वो काम ना करना, और फिर किसी से मांग करके जीवन यापन करना, इसको हम एक तरह से परिभाषिक तौर पर अगर देखें तो भिक्षावृत्ति इसे कहा जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि कोई व्यक्ति चोट का हवाला दे सकता है, घाव बीमारी बता करके भीख मांग सकता है, आपने इस तरह की चीजें लगातार देखा ही होगा। अब भिक्षावृत्ति मुक्त भारत, ये एक लक्ष्य रखा गया है, पूरे देश के आधार पर इसे देखा गया है कि हम एक ऐसी देश की संकल्पना करें जो, जिस देश में कोई भी भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। अब जरा ये सोचिए कि कोई फॉरेनर है, हमारे देश पर्यटन के लिए आता है और आगरा चला जाता है, जो जिसे मोहब्बत का शहर भी कहते हैं, और वहां देखता है कि वो ताजमहल के बाहर कुछ लोग जो है उसके सामने हाथ फैला देते हैं, या कटोरा रख देते हैं कि कुछ पैसे जनाब इसमें दीजिए, मुझे खाने पीने की जरूरत है। अब उस व्यक्ति के मन मस्तिष्क में, जो कि मान लीजिए यूरोप से आया है, अमेरिका से आया है, कि भारत की छवि क्या जाएगी, कि भारत के लोग भीख मांग के खाते हैं, इनके पास इतनी भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये जो है कहीं ना कहीं छवि भी खराब करता है, उस समाज का छवि खराब करता है, उस शहर का, उस राज्य का, उस देश का छवि जो है वैश्विक पटल पे कहीं ना कहीं खराब भी करता है। इसीलिए भिक्षावृत्ति मुक्त भारत बनाने का एक लक्ष्य केंद्र सरकार ने रखा है। अब इसके तहत देख लीजिए क्या क्या किया जाएगा। जिला और नगर निगम अधिकारियों के सहयोग से इन शहरों में हॉट स्पॉट की पहचान करना जहां लोग भीख मांगते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। अच्छा, किन शहरों में, तो ये 30 शहर हैं, 30 शहर का लिस्ट मैं अभी आपको बता दूंगा। इनको 3 श्रेणी में बांट दिया गया है शहरों को, तो इसको हम देख लेंगे, ठीक है। और यहां पर जिला और नगर निगम अधिकारी के द्वारा यह काम किया जाएगा, इनके सहयोग से यह काम किया जाएगा। मंत्रालय द्वारा समान सर्वेक्षण और पुनर्वास दिशा निर्देशों की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल और एक मोबाइल ऐप भी तैयार कराया जाएगा, ताकि ये अधिकारी जो है इसके माध्यम से वहां पर जानकारी दे सके, इकट्ठा कर सके, और जो भी लोगों की लिस्ट है जितने भी शहरों की, उनकी पूरी जानकारी वहां पर हो सके। भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों का डेटा तैयार इसी के माध्यम से किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पर चयनित शहरों में अधिकारियों को आश्रय, कौशल, शिक्षा और पुनर्वास प्रदान करने की प्रगति रिपोर्ट अपडेट करनी होगी। यहां ठहर के समझ लीजिए, इन चीजों को इतनी पारदर्शिता के साथ किया गया है। आप देख रहे हैं यहां पर क्या किया गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, यानी कि भिक्षावृत्ति मुक्त भारत का जो लक्ष्य होगा वो वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। यानी कि यहां भी हम तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करने के लिए यहां तकनीक अपना योगदान दे रहा है। तो इस लिहाज से भी इन चीजों को पढ़िए इतनी गहराई से, ताकि चीजें समझ में आए। अब ये जो अधिकारी हैं, इनको सिर्फ ये नहीं कह दिया गया कि भाई आपको ये काम करना और फिर ये खो गए कहीं पे, ठीक है, काम हुआ ही नहीं। इनको कहा गया है कि एक मोबाइल ऐप होगा, एक पोर्टल होगा जो कि नेशनल लेवल का होगा। आप जो है, जो भी जिला स्तर के अधिकारी हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, आप हॉट स्पॉट जो हैं, चाहे कोई बस स्टॉपेज पे हो, चाहे रेलवे स्टॉपेज पे हो, चाहे कोई भी सार्वजनिक स्थल हो, मंदिर मस्जिद के बाहर जो भी लोग भीख मांगते हो, सभी का डेटा तैयार कीजिए। डेटा तैयार करके इस ऐप पर या पोर्टल पे आप अपलोड कर दीजिए, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, आपके क्षेत्र में, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं या जो आपका नगर निगम का क्षेत्र है, जिस शहर को हॉटस्पॉट बनाया गया है, जो ये 30 शहर है, वहां पर इन चीजों की सुविधाएं, आश्रय क्या है, अगर मान लीजिए कोई बीमार व्यक्ति है और सही में बीमार है,
वो रोगी है कि कामकाज नहीं कर सकता है, वो भीख ही फिर मांग सकता है, तो उसके लिए आश्रय की जरूरत होगा और इसके लिए सरकार को आगे होना आना होगा। कोई युवा है लेकिन वो पूरी तरह से स्वस्थ है, उसको वो बेरोजगार है, वह अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहा है, तो वह भिक्षावृत्ति करने लग गया। इसके लिए क्या करना है? स्किल डेवलपमेंट करने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? यदि कोई बच्चा है, मान लीजिए किशोरावस्था में है, आप देखते होंगे ऐसे बच्चे भी मिल जाते होंगे, फिर इसको शिक्षा की जरूरत है। यहाँ पर तो देखिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है और कुछ लोगों को पुनर्वास की आवश्यकता होगी। तो यहां पर सब कुछ डालना होगा कि आपके यहाँ क्या उपलब्ध है। जो भी डेवलपमेंट की रिपोर्ट्स हैं, काम हो रहे हैं, प्रोग्रेस में है, सभी चीजें आप कहां पर कीजिए? ये जो मोबाइल ऐप है, राष्ट्रीय पोर्टल है, यहां पर अपलोड कीजिए ताकि वहां पर मंत्रालय सीधे तौर पर चीजों को देख सके। मामला समझ में आ गया? इस गहराई से चीजों को समझना है। अब मैंने कहा था कि 30 शहर की सूची बनाई गई है, क्या क्या देखते हैं। भिक्षावृत्ति मुक्ति के लिए 30 शहरों की सूची को 3 श्रेणी में बांट दिया गया है। 3 श्रेणी अगर देखेंगे तो एक शहर जो बनाया गया है उसको धार्मिक शहर कहा गया है। भारत जो है एक ऐसा देश है जिसे आप कह सकते हैं पूरी तरह से ये देश ही धार्मिक नगरी है। बहुत सारे शहर सिर्फ इस वजह से ही यहां प्रसिद्ध हैं क्योंकि वह धार्मिक नगरी है। पर्यटन इस वजह से ही बढ़ रहा है क्योंकि वहां पर किसी न किसी धर्म से रिलेटेड चीजें ऐसी है। जैसे मान लीजिए अभी अयोध्या ही, तो अयोध्या के विषय में कहा जा रहा है कि मक्का मदीना और वेटिकन सिटी के बाद पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर धार्मिक पर्यटन में अयोध्या का नंबर आने वाला है। आपने प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह चीज देखा ही होगा कि लोगों की भीड़ की तादाद जो है लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस तरह के लिए क्या किया गया? धार्मिक शहर का कॉन्सेप्ट लाया गया। फिर दूसरे नंबर पे ऐतिहासिक शहर। भारत जो है इतिहास को अपने गर्भ में समेटे हुए है, तो बहुत सारे शहर यहां पर हैं जो ऐतिहासिक शहर हैं। अब वहां पर गुफाएं हैं, कुछ ऐतिहासिक पुरातत्व के स्थल हैं, तो वहां पर पर्यटन जो विजिट करने जाते हैं तो वहां भी लोग भिक्षा मांगते हैं। तो इस लिहाज से ऐतिहासिक शहर का एक अलग लिस्ट बना दिया गया। फिर एक होता है पर्यटक शहर। अब आप कहेंगे देखिए यहां भी पर्यटन के लिए गए, यहां भी पर्यटन के लिए गए। देखिए इन सब चीजों में अंतर है। जैसे मैंने कहा धार्मिक शहर अलग होता है, ऐतिहासिक शहर। पर्यटक शहर कहने का तात्पर्य हुआ जैसे कि मान लीजिए शिमला या मनाली गए, तो शिमला और मनाली जो है ना धार्मिक है ना ऐतिहासिक है, लेकिन वो पर्यटक शहर है, लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं। तो जहां पर भी इस तरह का भीड़ होगा लोग वहां भी भिक्षा मांगने जाएंगे। तो इन सब आधार पर शहरों को 3 अलग अलग श्रेणी में बांट दिया गया है। अब कुछ शहर का नाम देख लीजिए। धार्मिक शहर में अयोध्या हो गया, ओंकारेश्वर हो गया, कांगला, सोमनाथ, उज्जैन, बोध गया, उसके बाद मदुरै हो गया, गुवाहाटी हो गया। तो ये शहर हैं, कई शहर और हैं, तो इनके आधार पर ये धार्मिक शहर हो गया। इसके बाद ऐतिहासिक शहर में देखेंगे जैसे कि तेजपुर हो गया, कोझिकोड हो गया, अमृतसर हो गया, उदयपुर हो गया, और भी कई शहर हैं जो कि ऐतिहासिक शहर हो गया। पर्यटक शहर में जैसलमेर हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, यहाँ पर कुशीनगर, सांची और भी कई शहर, ये सब जो है एक तरह से पर्यटक शहर हो गए। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि केंद्र सरकार सबसे पहले जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है उसके तहत ये काम कर रही है। 30 शहर की सूची बनाई गई है, शहरों को 3 अलग अलग टेरिटरी में बांट दिया गया है। 1-2 शहर का नाम याद रखिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है। और इसके लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाया जाएगा, एक मोबाइल ऐप बनाया जाएगा। जिला और नगर निगम के अधिकारियों को कहा गया है कि आप डेटा जो है लक्षित रूप से टारगेट कीजिए, लोगों की सूची बनाइए और इस प्लेटफॉर्म पर मोबाइल ऐप पे या पोर्टल पे अपलोड कीजिए। दूसरी चीज, आपके यहाँ क्या व्यवस्था है, चाहे आश्रय की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, स्किल की व्यवस्था हो, ये सब जानकारी भी आप पोर्टल पे दीजिए ताकि आगे से काम हो सके। इतना कंक्लूजन अभी तक था, ठीक है। इन चीजों को ऐसे याद रखिए। वर्ष 2026 तक सूची में शामिल 30 शहरों को भिक्षावृत्ति से मुक्ति बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कब? 2026 तक। और हम अभी 2024 के शुरुआत में हैं, यानी कि तकरीबन 3 साल में यह काम किया जाएगा 30 शहरों में। चयनित शहरों में 25 शहरों के लिए संबंधित कार्य योजना तैयार हो चुकी है। 30 शहर का चयन किया गया है जिसमें 25 शहर जो हैं वहां पर कार्य योजना भी तैयार हो चुकी है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं सरकार इस चीज को लेकर के कितना गंभीर है। कांगला, कटक, उदयपुर और कुशीनगर जैसे चयनित शहरों के लिए कार्य योजना तैयार की जा चुकी है। सांची शहर के जिला एवं निकाय अधिकारियों ने मंत्रालय को अवगत कराया है कि शहर में भिक्षावृत्ति की समस्या नहीं है, यानी कि इस शहर का नाम तो आया है
लेकिन कहा गया है कि इस शहर में भिक्षावृत्ति की अधिक समस्याएं नहीं देखी जा रही है, यह अपडेट करा दिया गया है। अब इसकी आवश्यकता क्यों है? सबसे पहले कि इस तरह की चीजें जो हम कह रहे हैं, भिक्षावृत्ति मुक्त भारत को बनाने की बात कर रहे हैं, तो इसकी आवश्यकता क्यों है, इस बात पर गौर कीजिए। भारत में भिखारियों की कुल संख्या जो है 4,13,670 है और ये 2011 के सेंसस के आधार पे है। यानी कि अभी जो है 10 साल पे हमारे देश में सेंसस होता है। 2011 के बाद सेंसस कब होना था? 2021 में। लेकिन आप जानते हैं कोरोना और अन्य कुछ कारणों की वजह से 2021 में सेंसस नहीं हो सका। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी पार्लियामेंट के सेशन में उन्होंने बताया कि लोकसभा का चुनाव जैसा ही खत्म हो जाएगा, अभी जो 2024 में होने वाला है अप्रैल मई में, इस चुनाव के बाद जो है ये 2024 में सेंसस का काम शुरू किया जाएगा, 2021 का है। तो अभी जो हमारे पास डाटा है वह जनगणना 2011 का है। इसके आधार पर 4,13,670 भिखारी हैं, जिसकी संख्या और बढ़ने की उम्मीद है, इस 10-12 साल में बढ़ गया होगा। पुरुष की अगर आबादी देखेंगे भिखारियों में तो 2,21,673 और महिलाएं जो हैं 1,91,997 हैं। भिक्षावृत्ति से निरंतर क्या हो रहा है समस्या, यहां देखिए, चोरी की समस्या आ रही है, हत्या की, लूटपाट, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। कई जगह आप देखते होंगे, ट्रेन वगैरह में जाते होंगे और भिक्षा मांगने के लिए कोई व्यक्ति आया और यदि आपने भिक्षा नहीं दिया तो कई बार जो है तकरार हो जाता है, आपस में भिड़ंत हो जाती है और झगड़े झंझट भी हो जाते हैं। लूटपाट की समस्या भी देखी जा रही है, कई जगह चोरी की समस्या आ रही है। ठीक है, तो इन सब चीजों से निपटने के लिए भी यह काम करना आवश्यक है। बाल भिक्षावृत्ति के लिए बच्चों की तस्करी के बढ़ते मामले लगातार देखे जा रहे हैं। लगातार आप देखते होंगे कि कुछ स्टेशन पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ 10-12 बच्चों की टोलियां हैं जो कि आपस में एक दूसरे को जान रहे होते हैं और बहुत सिस्टमेटिक रूप से वो लोगों से भीख मांग रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक पूरा सरगना चलता हुआ रहता है। कुछ लोग हैं जो इन बच्चों से भिक्षावृत्ति कराते हैं और इसके लिए इन बच्चों की तस्करी की जाती है। तो यह भी एक समस्या जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारत में भिक्षावृत्ति संबंधित कानून को लेकर के बात करते हैं कि क्या पहले से कोई कानून है और किस तरह से यह काम जो है इसको करना चाहिए भारत सरकार को। भिक्षावृत्ति की रोकथाम और नियंत्रण के लिए भारत में कोई संघीय कानून नहीं है, यानी कि कोई केंद्रीय कानून अभी तक मौजूद नहीं है। हालांकि बॉम्बे भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम 1959 के तहत राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है, अपने अधिकार क्षेत्र में कानून निर्माण करते रहे हैं। इस अधिनियम के तहत पुलिस को बिना वारंट व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की शक्ति दी गई है। आपके लिए जो कानून इंपॉर्टेंट होने वाला है यही है, बॉम्बे भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम 1959। तो एक कानून है और इसके तहत जो है राज्य या कोई भी केंद्र शासित प्रदेश है अपने यहां कानून बना सकता है और पुलिस को इसके तहत यह अधिकार दिया गया है कि वह बिना वारंट दिए हुए व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले यदि वह संदेह की स्थिति में आता है तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इस मुद्दे में क्या है कि एक तरफ जहां नैतिक पहलू है वहीं व्यवहारिक पहलू है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपको लगता होगा कि ये व्यक्ति जो है इसकी मदद कर देनी चाहिए, मुझे 10 रुपये देने में क्या जाता है, तो आपने उसे 10 रुपये दे दिया। लेकिन दूसरी तरफ व्यवहारिक पहलू यह कहता है कि आपने भिक्षावृत्ति को बढ़ावा भी दिया है। आज आप उसे 10 रुपये देंगे, वो प्रोत्साहित होगा कि हाँ, भीख मांगने से लोग हमें पैसा दे देंगे, तो वह फिर दूसरे व्यक्ति से मांगेगा, तीसरे व्यक्ति से मांगेगा। तो एक तरह से वो समझ पाएगा कि बिना काम किए हुए मुझे पैसे मिल जाते हैं जीवन यापन के लिए, फिर काम करने की क्या आवश्यकता है। और एक व्यक्ति को दूसरे ने देखा तो दूसरा भी यही काम शुरू कर देगा, पूरा एक चेन इस तरह से तैयार हो जाएगा। और बच्चों की तस्करी का मामला तो मैंने आपको बताया ही कि पूरी तरह से एक सरगना इसके लिए काम करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है पूरी तरह से नैतिक दुविधा का, इसलिए मैंने इसे मामला कहा था। आप इससे कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा या कोई व्यक्ति आए कि मुझे पैसे चाहिए, तो आप कहेंगे हाँ किस चीज के लिए, तो जनरली आपको कहेंगे मुझे भूख लगी है, तो चलिए ठीक है, भूख लगी है तो दुकान पे हम खरीद के आपको खिला देते हैं। तो व्यवहारिक पक्ष ये है कि आप उसे कुछ खाना दे दीजिए बजाय पैसे देने की, क्योंकि उस पैसे का वह गलत उपयोग भी कर सकता है। किसी बच्चे को आपने पैसा दिया, संभव है वो कोई नशा का सेवन करता हो, उस पैसे का वो दुरुपयोग करे। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखने की भी आवश्यकता है। और ये पूरे डिबेट जो है इसको सही से समझ लीजिए, इस पर लंबे समय तक अब आर्टिकल वगैरह आते रहेगा, तो न्यूज़पेपर मैगजीन पर नजर रखिएगा। संभावित प्रश्न जो है प्रीलिम्स का, ये से देखना है और इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं दूंगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि जवाब आप लोग अच्छा दिया करते हैं। तो यहां पर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही है ढूंढना है। भिक्षावृत्ति की रोकथाम और नियंत्रण के लिए भारत में कोई संघीय कानून नहीं है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों के सर्वेक्षण और पुनर्वास के लिए 30 शहरों की सूची जारी की है।
तो ये दो स्टेटमेंट है, आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा सही है। उसके आधार पर 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प ही सही होगा। जो भी विकल्प आपको सही लगे उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या वाकई केंद्र सरकार को भिक्षावृत्ति पर रोक लगानी चाहिए? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप चौराहे पे खड़े हो, स्टेशन पे जा रहे हो, कोई व्यक्ति, कोई बच्चा आपसे भीख मांगने आया हो और आप भी इसी तरह की नैतिक दुविधा में फंस गए हो? कभी ऐसा हुआ है कि आपके समक्ष कोई भीख मांगने आया हो और ना देने पे तकरार हुई हो, झगड़े झंझट की नौबत आ गई हो? तो इन सब चीजों पे आपका क्या विचार है? सरकार सही कर रही है या गलत करने जा रही है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं लगातार देखते रहता हूं, आप में से अधिकांशतः लोग काफी परिपक्व तर्क देते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।